हेलो एवरीवन। आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड इट्स प्रोसेस। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी मतलब क्या है कि जब हम क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है जब हम किसी में इंजीनियरिंग कर रहे हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग कर रहे हैं मतलब किसी चीज का छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं उसमें कुछ, तो वो क्या है, हम टेक्नोलॉजी कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायो के अंदर टेक्नोलॉजी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो छेड़छाड़ कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो वो क्या हो गई, बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है ना, बहुत पहले से चलती आ रही है, बहुत पहले से। जैसे हमारी मम्मियां हैं जो वो दही बनाती हैं या फिर ब्रेड बना रहे हैं या फिर वाइन बना रहे हैं, तो जो ट्रेडिशनल तरीके से, जो बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही है, हालांकि उनको पता नहीं था कि वो बायोटेक्नोलॉजी कर रही हैं, पर एक्चुअली में वो बायोटेक्नोलॉजी ही कर रही थी। तो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या कर रहे थे, लाइव ऑर्गेनिज्म या एंजाइम्स को यूज करते थे और क्या बना लेते थे, हम प्रोडक्ट बना लेते थे। ठीक है, और जो हम अपने फायदे के लिए, अपने यूजफुल्स के लिए यूज करते थे, जैसे दही बनाना, ब्रेड बनाना, वाइन बनाना। ठीक है, फिर आती है लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजी। लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजी में जैसे टेस्ट ट्यूब बेबीज बन रहे हैं, ठीक है, आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो रही है टेस्ट ट्यूब में बना के, या फिर जीन्स जो है, हम वो नया कोई जीन बना रहे हैं, किसी ऑर्गेनिज्म में नया जीन डाल दे, या फिर जो वैक्सीन हम बनाते हैं ना, तो वो क्या होती है, आज के टाइम की मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। अब इन दोनों को मिला के ना ईएफबी क्या था, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उन्होंने एक बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन दे दी। उन्होंने कहा कि इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल पार्ट देयर मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर हम नेचुरल साइंस को, ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं और क्या बना लेते हैं, एक नए तरीके के प्रोडक्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो अब प्रोसेस जो होता है बायोटेक्नोलॉजी का, दो तरीके से होता है प्रोसेस। एक होता है क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, और एक क्या है, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग है। हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, किसी जीन को, कोई जीन हमने लिया, हम चाहते हैं कि इस जीन के अंदर कोई बदलाव करे। ठीक है, हम उस जीन के अंदर बदलाव करना चाहते हैं, उस जीन के अंदर कोई फॉरेन जीन डालना चाहते हैं, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अगर हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मानो ये हमारा कोई जीन है, ये हमारा कोई जीन है जिसमें कोई प्रॉब्लम है, हम चाहते हैं कि इस जीन के अंदर ना कुछ बदलाव किए जाए, हम चाहते हैं इस जीन के अंदर ऐसा बदलाव किया जाए जो, मानो इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, हम चाहते हैं कि इस यहाँ वाले हिस्से को ना हम रिमूव कर दें, और कोई दूसरा जीन हमने देखा कि ये वाला बड़ा बेनिफिशियल टाइप का जीन लग रहा है, हम चाहते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है ना इस जीन का, इसको काट के हम इधर डाल दें। ठीक है, इसको काट के हम इधर डाल दें, मानो हमने ये किया, कट किया, और हमने यहां से निकाल के जीन यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो हमने ये क्या कर दिया, एक रिकॉम्बिनेंट जीन बना दिया। ठीक है, ये जो हमारा डीएनए था ये क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। ठीक है, तो ये क्या कर ली हमने, जेनेटिक इंजीनियरिंग कर ली है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कर ली कि उधर से काटा, उधर डाला। ठीक है, अब हम जो जीन डालना चाहते हैं, जिसका जीन, बाहर का जो जीन डालना चाहते हैं, उस जीन को या उस डीएनए को हम बोलते हैं फॉरेन डीएनए या एलियन पीस ऑफ डीएनए। एलियन मतलब बाहर के स्पीसीज, एलियन पीस ऑफ डीएनए जिसको हम डालना चाहते हैं, और जिस ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जिसके अंदर डालना चाह रहे हैं, उसको हम बोलते हैं होस्ट। ठीक है, उसको हम बोलते हैं होस्ट। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हमने यहाँ से कट किया और हमने यहाँ पे डाल दिया, ऐसा नहीं होता। हमें क्या करना पड़ता है, एक वेक्टर लेना पड़ता है। वेक्टर क्या होता है, एक व्हीकल की तरह काम करता है। ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ से काट के यहाँ पे नहीं डाल सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, बीच में एक व्हीकल लेना पड़ेगा। ये दिख नहीं रहा ना, हम इसमें डालना चाहते हैं, लेकिन हमें क्या लेना पड़ेगा, बीच में एक व्हीकल लेना पड़ेगा। ठीक है, वो व्हीकल क्या होगा, उस व्हीकल को हम बोलेंगे वेक्टर डीएनए या फिर प्लाज्मिड। ठीक है, नॉर्मली हम जो प्लाज्मिड लेते हैं वो प्लाज्मिड तो बैक्टीरिया की सेल में होता है। जो बैक्टीरिया होती है उनके पास एक एक्स्ट्रा, उनका एक तो मेन डीएनए है, उनका एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट जो होता है, उसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। ठीक, प्लाज्मिड क्यों लेते हैं, क्योंकि एक तो ना इनकी रेप्लिकेशन करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत फास्ट रेप्लिकेशन करते हैं ये। ठीक है,
और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी होते हैं, मतलब एंटीबायोटिक्स का इनके ऊपर असर नहीं होता, कोई टॉक्सिन आप डालते हो तो इनके ऊपर असर नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, ये वेक्टर हमने लिया, हम क्या करेंगे, इस फॉरेन डीएनए का एक टुकड़ा काटेंगे, यहाँ से हमने इसको काटा, और इस वेक्टर डीएनए का भी हम टुकड़ा काटेंगे, और ये जो फॉरेन डीएनए का टुकड़ा हमने लिया था वो इस वेक्टर में डालेंगे, और फिर इस वेक्टर को इस होस्ट सेल में डालेंगे जिसके अंदर बदलाव हम चाहते थे, जिसके अंदर हम बदलाव चाहते थे। ये होस्ट सेल है हमारी, अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। ठीक है, ये क्या हो गई, हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गई। ये हो गया एक हमारा जो ये नया जो सेल बनेगा, इसका जो डीएनए बनेगा ये बन जाएगा हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, ओके। अब ये सब करने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ एंजाइम्स चाहिए, काटने के लिए कुछ एंजाइम चाहिए। तो जो कट करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं उनको बोला जाता है, सीजर की तरह काम करते हैं वो, तो वो एंजाइम्स होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, और उन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को बोला जाता है मॉलिक्यूलर सीजर। कैंची की तरह काम कर रहे हैं ना ये, मॉलिक्यूलर सीजर। ठीक है, इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम क्या कह रहे हैं, मॉलिक्यूलर सीजर। काट लिया हमने, अब काट के हम जोड़ेंगे भी तो सही, उधर वहां पे ज्वाइन करवाने के लिए हम एंजाइम यूज करते हैं लाइगेज, जो क्या करवाता है, ज्वाइन करवाता है। ठीक है, तो ये क्या कर दी हमने, जेनेटिक इंजीनियरिंग कर दी। अब हमने ये सब तो कर लिया, अब ये सब करने के लिए ना हमें इन्वायरमेंट जो बनाना पड़ेगा ना, स्टीराइल बनाना पड़ेगा। तो इस स्टीराइल इन्वायरमेंट को हम जो बना रहे हैं, इस स्टीराइल एनवायरनमेंट को जो हम बना रहे हैं, इसको हम कहते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस में केमिकल इंजीनियरिंग हो रही है, और एक इन्वायरनमेंट जो होता है स्टीराइल होता है, माइक्रोब्स नहीं होने चाहिए वहां पे, वरना अनवांटेड कुछ डीएनए चला जा सकता है, ताकि हमारा जो डिजायर्ड माइक्रोब है वो अच्छे से ग्रोथ कर पाए, कुछ अनवांटेड ग्रोथ ना करे, और प्रोडक्ट जो है हमारा वो कैसी बन जाए, जैसे हम वैक्सीन बनाना चाहते हैं, एंटीबायोटिक बनाना चाहते हैं, एंजाइम बनाना चाहते हैं, वो जो बनाना चाह रहे हैं वही बने। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, किसी जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को बदल देते हैं, है ना, उसकी जो स्ट्रक्चर थी उसको बदल दिया, होस्ट सेल में डाल देते हैं, फिर होस्ट का फिनोटाइप चेंज हो जाए क्योंकि नया एक डीएनए डल गया है ना। ठीक है, तो इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, है ना। जीन क्लोनिंग करते हैं, जीन क्लोनिंग मतलब कॉपी बनाना, जीन की कॉपियां बनाना। जीन ट्रांसफर, जीन को ट्रांसफर करेंगे हम, एक मतलब एलियन से हम क्या करें, जीन को होस्ट में ट्रांसफर करवा रहे हैं, और सिर्फ डिजायरेबल जीन ही हम डालना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि फालतू के जीन डाल। ठीक है, ये होगी हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसके अंदर हम ये सारे प्रोसेस कर रहे हैं। और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या होगी, जिसके अंदर हम ये प्रोसेस करने के लिए स्टीराइल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम जीन क्लोनिंग क्या होती है। जीन क्लोनिंग में आप देख सकते हो, देखो ये हमने होस्ट मतलब एलियन पीस ऑफ डीएनए लिया, और अब हमने ले लिया ये वेक्टर ले लिया, ये इको R1 का, इकोलाई का, जो इकोलाई बैक्टीरिया है जो, उसका हमने एक प्लाज्मिड ले लिया। प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए जो पड़ा होता है बैक्टीरिया की सेल में। हमने क्या किया, इस प्लाज्मिड को निकाल लिया। ठीक है, इस प्लाज्मिड को निकाल लिया। अब एक कैंची लेके आएंगे, कैंची से हमने इस प्लाज्मिड को काटा, और इसको काटने के बाद हमने क्या किया, इसके अंदर फॉरेन डीएनए को जोड़ दिया, जो हम डीएनए ट्रांसफर करना चाहते हैं एक्चुअली, उसको हमने जोड़ दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो हमारा डीएनए बन गया, कैसा बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। और अब हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किस में डाल देंगे, हमारी होस्ट सेल में डाल देंगे, जहां पे हम डालना चाहते थे, जहां पे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना चाहते थे। और ये होस्ट सेल, इकोलाई को हमने होस्ट मान लिया, ये क्या करेगी, क्लोनिंग कर देगी, बहुत सारी कॉपियां बना देगी। क्योंकि अगर हम एक बार रिकॉम्बिनेंट कर रहे हैं तो क्या एक ही सेल रिकॉम्बिनेंट हो रही है, लेकिन हमें तो पूरा एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सारी सेल्स को ही रिकॉम्बिनेंट बनाना ना तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी कॉपियां बनानी पड़ेंगी, और इसको हम क्या कहेंगे, जीन क्लोनिंग कहेंगे। ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट वो जीन होता है जिसको हम एक्चुअली में डालना चाहते हैं, जिस जीन के अंदर हमारा इंटरेस्ट है कि भाई ये वाला जीन बड़ा अच्छा लग रहा है, अगर ये इस ऑर्गेनिज्म में हो जाए तो बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी आ जाएंगी, तो उस जीन को हम क्या कहेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब क्या होता है, जो
सबसे पहले जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया था वो बनाया था स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयस ने। इन्होंने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था कब? 1972 में। ये उन्होंने कैसे बनाया था? इन्होंने क्या किया, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लिया। एंटीबायोटिक मतलब जो एंटीबायोटिक के बिल्कुल रेजिस्टेंस है, एंटीबायोटिक का कोई असर ना हो, ऐसा उन्होंने जीन लिया, ठीक है। और किसमें डाल दिया? सैल्मोलाइना टाइफियम के बैक्टीरिया। सैल्मोलाइना टाइफियम क्या है? बैक्टीरिया ना, टाइफाइड कोज करता है, उसके अंदर इन्होंने डाल दिया। बैक्टीरिया जो टाइफाइड कोज कर रहा है उसके अंदर इन्होंने डाल दिया। अभी रेजिस्टेंस जीन इन्होंने इसके अंदर डाला है, तो ये कैसा हो जाएगा? इस बैक्टीरिया का जीन कैसा हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा ना एंटीबायोटिक का, कि भाई आप कोई भी टॉक्सिन डालते रहो, एंटीबायोटिक डालते रहो, उसका असर ही नहीं होगा उस पर। तो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए याद करने का पॉइंट है, ये कब बना? 1972 में स्टेनले कोहन ने और हर्बर्ट बेयर ने बनाया था, और इन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन डाला था किसके अंदर? सैल्मोनेला टाइफियम के जीन के अंदर डाला था, ठीक है, ओके। अब आगे देखो, हम ये जब कर रहे हैं तो इसके लिए हमें कुछ टूल्स तो चाहिए, कुछ औजार तो चाहिए, है ना, कुछ औजार तो हमें चाहिए। तो उससे पहले हम देखते हैं स्टेप क्या क्या होंगे जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की। अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसको हम जीएमओ भी बोलते हैं। जीएमओ का मतलब है कि मानो हमारे पास कोई जीन था, ये पहले अपनी ओरिजिनल स्टेट में था, अब हमने क्या किया, इसको कहीं से कट किया, और कट करके हमने क्या डाल दिया उसके अंदर? कोई नया जीन डाल दिया। कट करके हमने इसके अंदर कोई नया जीन डाल दिया, मानो हमने यहाँ से बीच में से कट किया और हमने इसके अंदर एक नया जीन डाल दिया। ये देखो, पहले ये किस तरीके का था? येलो टाइप का था, अब देखो येलो रेड हो गया है। तो ये मॉडिफाई हो गया है ना, बदल गया है ना। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? चेंजेस करना। तो ये जो ऑर्गेनिज्म जिसका ये जीन है, उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहेंगे। क्यों मॉडिफाई हुआ है? क्योंकि उसकी जीन्स में मॉडिफिकेशन आ रही है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके जीन को हम मॉडिफाई कर देते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जीएमओ समझ आ गए? जीएमओ क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। कि भाई उसके लिए हमें सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि भाई हम कौन सा जीन डालना चाहते हैं, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हमारा किस जीन में इंटरेस्ट है। दूसरा हम क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन करेंगे उस जो हमने आइडेंटिफाइड जो डीएनए निकाला है, हमने जो पहचाना डिसाइड है, उसको हम क्या करेंगे? होस्ट सेल में डालेंगे, ठीक है। होस्ट मतलब जिसके अंदर हम बदलाव करना चाह रहे हैं, जिसके अंदर हम नया कैरेक्टर लेके आना चाह रहे हैं, जिसके अंदर नया फिनोटाइप चाहिए हमें, जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला जो फिनोटाइप है वो हमें होस्ट में चाहिए। फिर हम क्या करेंगे? उसको मेंटेनेंस करेंगे। ऐसा नहीं कि होस्ट में डाल दिया और वो ऐसे ही पड़ा होगा, स्टीराइल एनवायरनमेंट नहीं, ऐसे ही माइक्रोब घूम रहे हैं, नहीं, हम उसको मेंटेनेंस करेंगे और उसकी प्रोजेनी बनाएंगे, है ना। प्रोजेनी मतलब आगे जनरेशंस बनाएंगे, ठीक है। अब हम ये सब कर रहे हैं तो हमें टूल्स तो चाहिए, हमें कुछ ना कुछ औजार तो चाहिए। तो टूल्स में हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमें कट करने के लिए एंजाइम चाहिए। उस कट करने वाले एंजाइम को हम क्या कहते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या फिर मॉलिक्यूलर सीजर, जो कट करता है। फिर हमें चाहिए पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम आपने पढ़ा होगा, डीएनए रेप्लिकेशन में भी पढ़ा है कि वो क्या करता है? चेन को पॉलीमराइज कराता है, चेन को बड़ा करता है। हमने मानो डीएनए लिया है, उसको बड़ा कर रहा है। डीएनए लाइगेज, लाइगेज क्या करता है? चिपकाने का काम करता है। दो अलग अलग डीएनए को हम जो जोड़ रहे हैं उनको चिपकाने का काम कर रहा है। हमें वेक्टर चाहिए, वेक्टर जो व्हीकल का काम कर रहा है, जिसके अंदर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे और वो जाके फिर होस्ट में जाके डालेगा। फिर हमें होस्ट चाहिए जिसके अंदर हम डालना चाहते हैं। ये सारी चीजें हमें चाहिए। तो फर्स्ट हम देखते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपने पढ़ लिया है कि ये क्या होता है? कट करना है, कट करने का काम होता है, एक मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम करता है, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है ना, वो क्या होता है? हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की ना एक स्पेसिफिक साइट होती है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की ना एक स्पेसिफिक साइट होती है जहां पे ये कट करता है, ठीक है। ये ऐसे ही नहीं कि मुंह उठाया कहीं भी काट दिया, नहीं, इसकी एक स्पेसिफिक साइट होती है। और वो जो साइट होती है ना, वहां पे एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है। अब ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब होता है एक ऐसा डीएनए का सेगमेंट जहां पे रिपीटेड बेस पेयर है, मतलब जो हमारे नाइट्रोजनस बेस पेयर्स हैं वो रिपीट हो रहे हो, ठीक है, वो रिपीट हो रहे हो। और अगर हम उसको इधर से पढ़ें
या इधर से पढ़े, वो सेम ही स्ट्रक्चर दे रहे हो, हम सेम ही उसको पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम MADAM, इसको हम या तो यहाँ से पढ़ लें या यहाँ से पढ़ लें, हम इसको मैडम ही पढ़ेंगे। या फिर DAD, डैड, यहाँ से पढ़े या यहाँ से पढ़े, हम इसको डैड ही पढ़ेंगे। या फिर आपको पता है मलयालम, आप इसको यहाँ से पढ़ लो या यहाँ से पढ़ लो, इसको आप सेम ही पढ़ो। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी क्या होती हैं, रिपीटेड होती हैं, और मतलब बेस उनके रिपीट हो रखे होते हैं, 6 बेस पेयर्स की जो वो सीक्वेंस होती है, और आप उसको आगे से अपस्ट्रीम पढ़ो या डाउनस्ट्रीम पढ़ो, आप उसको सेम ही रीड करोगे, उनका रीडिंग फ्रेम नहीं बदलेगा। जैसे GAATTC, ये हमारी इको R1 जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, उसकी कटिंग करने की पैलिंड्रोमिक मतलब उसकी साइट है। अब GAATTC है, आप कहोगे मैम हम यहाँ से पढ़ रहे हैं तो GATTC, अगर हम इधर से पढ़ रहे हैं तो CATT, नहीं, हम यहाँ से थोड़ी पढ़ेंगे, ये अपस्ट्रीम हो गया तो नीचे डाउनस्ट्रीम की तरफ कैसे पढ़ेंगे हम, इसका पेयरिंग भी तो होगी। C के साथ कौन पेयर कर रहा होगा, G के साथ कौन कर रहा होगा, C, A के साथ T, P, A, G। तो हम वापस इधर से पढ़ेंगे तो यहाँ से पढ़ेंगे ना, इसको इधर से पढ़ेंगे। हम यहाँ से पढ़ रहे हैं तो भी GATTC पढ़ रहे हैं इसको, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं इसको तो भी इसको हम क्या रीड कर रहे हैं, GATTC रीड कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब जो हमारा इको R1 जो होता है एंजाइम, वो कट करता है G और A के बीच में। ऐसा नहीं कि शुरू में ही कहीं पे कट कर देगा कि G दिख गया, हाँ चलो कट कर दिया, नहीं, थोड़ा सा ये हटके कट करता है। तो वो कहाँ पे कट करता है, G और A के साइड में, G और A के बीच में, मतलब यहाँ GA है इसके बीच में, यहाँ पे G और A है इसके बीच में कट करेगा। अब मानो इसने एंजाइम ने कट कर दिया, यहाँ पे कट कर दिया, तो ये वाला जो हिस्सा है ये क्या करेगा, यहाँ से हट जाएगा ना, यहाँ से ये हट गया ये। अब ओ सॉरी, मैंने पूरा ही हटा दिया। अब इसने कट कर दिया इधर से, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, दो अलग अलग स्ट्रक्चर शो होने लगेंगे। कैसे, GCTTA, यहाँ पे खाली स्पेस बन गया, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ से कट कर दिया, अगर मैं इधर वाला देखती हूँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आप थोड़ा इसको डायग्राम से ही समझो। देखो यहाँ से देखो, हम ये कहाँ पे कट करता है, इको R1 G और A के बीच में कट करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे GAATTC था, इसने यहाँ पे कट कर दिया, कट करने के बाद क्या हुआ, ये वाला जो हिस्सा है वो रिमूव हो गया यहाँ से, ठीक है। तो ये जो जगह है वो खाली बच गई है कि नहीं बच गई है, बच गई है। तो ये जो खाली जगह बच जाती है ना, ये हो जाती है स्टिकी एंड। अब तुम यहाँ पे देखो, यहाँ से भी G मिस हो गया ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे G और A के बीच में यहाँ पे भी कट किया है, तो ये वाले यहाँ वाली जो चीजें थी वो सारी क्या हो गई है, रिमूव हो गई ना, यहाँ से रिमूव हो गई है। तो अब क्या हो रहा है, अब देखो तुम, ये जो रीजन बच गया है, ये रीजन बच जाता है स्टिकी एंड, ठीक है। स्टिक एंड मतलब ये लटक रहा है, ये रेडी है कि कोई आए और चिपके। स्टिकी एंड है ये, कि भाई कोई भी बेस पेयर बना के आ जाए मेरे साथ, ऐसा मेरे सामने वाला बेस पेयर ले आए, मैं चिपक जाऊंगा उससे, चिपक जाऊंगा। तो ये जो एंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की काटने पे बना है, इसको हमने क्या कहा, स्टिकी एंड। क्या कहेंगे हम, स्टिकी एंड। अब तुम देखो, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो स्पेसिफिक होता है हर साइट के लिए, है ना, स्पेसिफिक होता है कि वो एक ही साइड पे काटेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं कि इसके साथ हमारा जो फॉरेन डीएनए चिपके, ये हमारा वेक्टर डीएनए था, हम चाहते हैं कि फॉरेन डीएनए चिपके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस फॉरेन डीएनए को भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना पड़ेगा, सेम सीजर से कट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको किसी और एंजाइम से कट कर रहे हो, आप वेक्टर को किसी और एंजाइम से कट कर रहे हो, ऐसे तो क्या होगा, वो सेम बेस पे, क्योंकि हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की कट करने की जो साइट होती है वो अलग होती है। अब मानो उसने ये वेक्टर को तो इसने काट दिया, G और A के बीच में काट दिया, और दूसरा कहीं और काट दे, वो तो बिखरा बिखरा फिरेगा, उसके सामने वाला बेस पेयर कहाँ मिलेगा उसको। तो हमें क्या करना पड़ेगा,
वेक्टर को और फॉरेन डीएनए को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ही कट करना पड़ेगा। अब क्या हुआ देखो, इधर हमने वेक्टर को काट दिया इको R1 से, ऐसे ही हमने किसको काटा, फॉरेन डीएनए को। फॉरेन डीएनए को काटा तो ये भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ढूंढेगा फॉरेन डीएनए की, घूमता रहेगा। जैसे ही इसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिल गई, अपनी पहचान ली इसने, ये कट कर देगा। जी और टी के बीच में काट दिया, जी और ए के बीच में काट दिया, तो इसने क्या किया, इस पे भी कट कर दिया। अब ये क्या करेगा, ये स्टिकी एंड मिल गया ना, इसको चिपकने वाला एंड मिल गया, ये आके क्या करेगा, इधर आसानी से ज्वाइन कर जाएगा। ठीक है, यानी का क्या मतलब है कि भाई जो इको R1 ले रहे हो या कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ले रहे हो, अगर आप रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी कर रहे हो तो आपको वेक्टर डीएनए को और फॉरेन डीएनए को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना पड़ेगा, तभी स्टिकी एंड्स बनेंगे, वरना स्टिकी एंड्स नहीं बनेंगे और फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए चिपकेगा ही नहीं। ठीक है, एक ही कैंची से कट करना है दोनों को, एक ही कैंची से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने कर लिया है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, दो एंजाइम रेस्ट्रिक्शन ग्रोथ, ओके। रेस्ट्रिक्शन जो अब अगर हम देखें बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन सा डीएनए ग्रो कर सकते हैं, या तो बैक्टीरिया को खुद का डीएनए ग्रो कर सकता है या फिर बैक्टीरियोफाज का डीएनए ग्रोथ कर सकता है। ठीक है, बैक्टीरियोफाज का डीएनए उसके अंदर ग्रो कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। और वो भी बैक्टीरियोफाज का डीएनए भी वो कई बार उसको मतलब इनएक्टिवेट कर देगा या फिर उसको काट देगा, इनएक्टिवेट कर देता है। कौन, इकोलाई। इकोलाई क्या है, बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया को कौन इन्फेक्ट करता है, वायरस। तो बैक्टीरियोफाज क्या है, वायरस ही तो है। तो क्या देखा गया कि एक बार बैक्टीरियोफाज को इन्फेक्शन करवाया गया इकोलाई के ऊपर। जैसे इकोलाई के ऊपर बैक्टीरिया ने, ये वायरस ने इन्फेक्शन किया, बैक्टीरियोफाज तो खत्म हो गया, डिग्रेड हो गया। और फिर क्या पता चला कि जो हमारा इकोलाई बैक्टीरिया है ना, इसके पास सीजर्स हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स है। उन मॉलिक्यूलर सीजर्स को क्या कहेंगे हम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये उसके डीएनए को ही कट कर देती हैं, या फिर क्या करती हैं, उसको इनएक्टिवेट कर देती। कैसे इनएक्टिवेट करेंगी, ये ना उसके साथ मिथाइल लगा देंगे, एक मिथाइल ग्रुप लगा देंगी, और जैसे ही मिथाइल ग्रुप लगता है वो इनएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, इनएक्टिवेट हो जाता है। तो ये क्या करती हैं, अपनी खुद की डीएनए को मिथाइलेज लगा देती है, जिसकी वजह से बैक्टीरियोफाज को इन्फेक्शन नहीं कर पाता। ठीक है, ओके। देखो, दो एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑफ बैक्टीरियोफाज इकोलाई, वन ऐड मिथाइल ग्रुप। दो एंजाइम होते हैं किसके पास, इकोलाई बैक्टीरिया के पास। याद रखना कि पहला जो मिथाइल ग्रुप ऐड करता है डीएनए के ऊपर, और दूसरा होता है जो वायरल डीएनए को कट कर देता है। कौन सा कट करने वाला एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, दो तरीके के होते हैं, एक होता है एंडोन्यूक्लियस, एक होता है एक्सो। एक्सो मतलब बाहर की साइड, एंडो मतलब बीच। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, जो कट करता है एंड्स के ऊपर से। जैसे हमने अभी पढ़ा ना, GATTC, यहाँ पे था, यहाँ पे क्या था, CTTAAG। ये एंजाइम क्या कर रहा था, यहाँ कट कर रहा था, यहाँ कट कर रहा था, यहाँ से ये रिमूव हो रहा है, यहाँ से ये रिमूव हो रहा है। तो ये क्या कर रहे थे, ऐसे कट कर रहे थे, जो कॉर्नर्स के ऊपर से कट कर रहे थे। ऐसे एंजाइम्स को कहेंगे। भाई टर्मिनल्स के पास कट कर रहे हो आप, एक्सटर्नल रीजन्स पे कट कर रहे हो, तो ऐसे एंजाइम्स को हम कहेंगे, कैसा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, एक्सोन्यूक्लियस। अब है एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस होता है जो बीच में कट करता है, कहीं पे बिल्कुल बीच में कट करता है। ऐसे एंजाइम्स को हम क्या कहेंगे, एंडोन्यूक्लियस। जैसे हिंड2 क्या करता है, बिल्कुल बीच में कट करता है, बिल्कुल बीच में कट करेगा। ये करता है ए और टी के बीच में कट। ठीक है, ए और टी के बीच में कट करेगा। मानो जैसे ये GATTC है, ये हिंड2 क्या करेगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे कट कर देगा, बीच में कट कर देगा। अब तुम देखो, ये GATTC था, इसके सामने कौन होगा, CTTAAG। अब इसने यहाँ पे बीच में कट कर दिया। बीच में कट करने के बाद क्या होगा, ये आधा अलग हो जाएगा, ये आधा अलग हो जाएगा। क्या किसी के बॉन्ड टूटे, क्या इन दोनों ने जो बॉन्ड बना रखे थे आपस में, क्या इनके बॉन्ड टूटे, नहीं टूटे। अगर बॉन्ड ही नहीं टूटेंगे तो उनके बॉन्ड खाली कैसे होंगे, अवेलेबल कैसे होंगे, रेडी टू मिंगल कैसे होंगे, स्टिकी एंड ही नहीं बनाएंगे ना। चिपकने के लिए कैसे उतारू होंगे कि कोई आए और चिपके, नहीं होंगे ना। तो ऐसे एंड जब कट करने के बाद बनते हैं, जो बीच में कट करने के बाद बनते हैं, स्टिकी एंड नहीं बनाते, ऐसे एंड को कहते हैं ब्लंट एंड। ब्लंट एंड मतलब ये किसी के साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, अब ये अपने आप ही रहेंगे।
किसी के साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, ऐसे एंड को हम कहेंगे ब्लंट एंड। ये जीवन साथी है भाई, एक दूसरे के साथ रहेंगे, ऐसे नहीं कि कोई भी आ रहा है हम वेट कर रहे हैं आजो आजो, नहीं, ये ब्लंट एंड। ठीक है, तो एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, कट करता है, स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन साइट होती है, बीच में कट करता है, कट ईच ऑफ टू स्ट्रैंड, तो स्ट्रैंड डबल हेलिक्स जो होती है उनके ऊपर कट लगा देता है एक, और जो कट भी लगाता है वो किसके ऊपर लगाता है, शुगर फॉस्फेट बॉन्ड पे लगाता है, बैकबोन पे लगाता है ये। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हमने कर ली, जो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है जहाँ पे कट किया जाएगा। ई को R1 कहाँ कट करता है, G एंड E के बीच में कट करता है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का हमने एक्शन कर लिया है कि स्टिकी एंड दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री, भाई वो वेट कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करना है। नाइट्रोजनस गैस के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ही तो होता है, यहाँ से हमने बीच में से कट कर दिया तो वेट कर रहा है ना हाइड्रोजन बॉन्ड की, भाई कोई बेस आए हो, मैं हाइड्रोजन बॉन्ड अगले वाले के साथ बनाऊं, तो ये हमने कर लिया। ओके, अब हम जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो बोल रहे हैं, इको R1 बोल रहे हैं, हिंड1 बोल रहे हैं, इनकी नेमिंग कैसे करते हैं, नाम कैसे देते हैं, नामकरण कैसे करते हैं। चलो अब देखो तुम इको R1 तुम देखो, ये हमारा एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, हम इनको नाम देते हैं ना, कैसे नाम देते हैं, फर्स्ट जो लेटर है इसका, ये क्या होता है, इनका जीनस नेम होता है, CO ये होता है इनका स्पीसीज नेम, R ये होती है इसकी स्ट्रेन, 1 ये होता है कि भाई नंबर क्या है, तुम्हें कब डिस्कवरी की गई है, ऑर्डर क्या है तुम्हारा डिस्कवरी होने का। ठीक है, जैसे देखो इको R1 में, इको R1 क्या होता है, इकोलाई से लिया हमने ये एंजाइम, तो एशेरिशिया कोलाई से लिया हमने, तो ई किसके लिए यूज करें हम, एशेरिशिया, जीनस क्या है एशेरिशिया। CO कोलाई क्या होती है, स्पीसीज होती है। R उसकी R स्ट्रेन है, 1 कि भाई तुम कब आइसोलेटेड हुए हो, तुम्हारा ये नंबर ऑफ आइसोलेशन क्या है। ऐसे ही हिंटू देखो तुम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, H फॉर जीनस, जीनो क्या है, हीमोफिलस, IN इन्फ्लुएंजा ये इसकी स्पीशीज है, D ये इसकी स्ट्रेन है, नंबर कि तुम कब हुए थे आइसोलेट, सेकंड नंबर पे आइसोलेट हुए थे। ठीक है, ये हिंटू देख सकते हो आप, फर्स्ट लेटर क्या होता है जीनस, सेकंड लेटर होता है स्पीसीज, नेक्स्ट लेटर है अपना स्ट्रेन, और रोमन नंबर क्या लिखा है, नंबर ऑफ आइसोलेशन कि कब आइसोलेशन हुई थी उसकी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा, हम जो वेक्टर ढूंढ रहे हैं उसके अंदर हम जो वेक्टर लेना चाह रहे हैं उस वेक्टर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, हमने जो क्लोनिंग वेक्टर लिया है उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि हम उसको सिलेक्ट करें कि हाँ चलो ये वेक्टर हमारा बढ़िया है। ठीक है, तो हम क्लोनिंग वेक्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, या फिर हम ऐसा करते हैं इसको एक अगली क्लास बना लेते हैं, छोटी सी 10 मिनट का ये अलग टॉपिक रख लेते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको पढ़ो।